तो हम लोग बैंकिंग का रिवीजन कर रहे हैं, और जब हम बैंकिंग का रिवीजन कर रहे हैं, बैंकिंग में क्या क्या आता है वो समझते हैं फर्स्ट। बैंकिंग में बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट जो होता है कि हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी। सेकेंड वाला जो था, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो जो चीजें थी वो नहीं है तुम्हारे कोर्स में, बट मैं बता रहा हूँ। एंड थर्ड इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये है तुम्हारे कोर्स में। अब मुझे ये बताओ, क्या मॉनेटरी पॉलिसी तुम्हारे स्कूल में कराया हुआ है? ये रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब? नहीं। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं बैंकिंग में कि कमर्शियल बैंक किस तरह से काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है? बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मनी जो करते हैं क्रिएट, वो 3 जन करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होता है वो क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, राइट। आरबीआई जो सॉरी गवर्नमेंट नोट्स नहीं क्रिएट करता, गवर्नमेंट जो है क्या करता है, रुपी 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स। आरबीआई जो होती है वो बाकी सारे नोट्स को क्रिएट करता है, प्रिंट करता है। एंड लास्ट इज द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएट करता है, एंड द मनी इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। इसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, या जिसको हम बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बेटर है डिमांड डिपॉजिट वर्ड यूज करो। तो 3 फॉर्म में मनी क्रिएट होता है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट, सेकंड इज आरबीआई, थर्ड इज कमर्शियल बैंक। एंड कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। हम यहां तक समझ चुके हैं सर, ठीक है। अब हम ये समझ रहे हैं कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी किस तरह से क्रिएट करता है। उसको समझने के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेट द डिमांड डिपॉजिट, द प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट इज 10,000। मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने 10,000 की नोटें प्रिंट की गई है ना, और वो पैसा हमने बैंक में जमा किया गया हुआ है। तो राइट, सो लेट द प्राइमरी डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट होता है जो आपने कैश के फॉर्म में डिपॉजिट किया हो। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश एंड मनी। कैश इज गांधी बापू, मनी इज एनीथिंग विच इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर एनीथिंग विच इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज योर प्राइमरी डिपॉजिट। ये ध्यान रखना। तो प्राइमरी डिपॉजिट कितना हुआ? 10,000। ओके, बैंक को कुछ पैसा जो है वो मिनिमम कैश रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, राइट। इसका मतलब जो मुझे कैश डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज कैश के फॉर्म में मुझे रखना पड़ता है, और बाकी का पैसा जो है मैं लोन के फॉर्म में दे सकता हूं, जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो ये बोलता है कि आप टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंटेज कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। मेरे एग्जाम्पल में वो 10% है, तो मेरा कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 10%। तो मुझे कैश कितना रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व कितना रखना पड़ेगा? टोटल डिपॉजिट का 10%। क्लियर? सो व्हाट, यहां मेरे पास कैश कितना है? मेरे पास कैश है 10,000, पर अब मुझे रखना कितना पड़ेगा? मुझे रख आई हैव अ टोटल डिपॉजिट ऑफ 10,000. I need to keep the money in the form of cash reserve. How much? 10,000 का 10%, that is how much? 1,000. So how much I can give in the form of loan? So this is an excess cash reserve. हमारे पास excess cash reserve है 9,000 रुपए, और मैं वो दे सकता हूं in the form of loan and earn my interest income. तो इसको सेकेंड पॉइंट किस लिखना है? इस तरह से लिखना है कि बैंक नीड टू कीप some money in the form of cash reserve and let the CRR be 10%. So the total amount of cash reserve they need to keep is 1,000. So the excess cash reserve will be given in the form of loan to earn interest income. तो यहां आपने लोन दिया, और लोन कितना दिया आपने? 9,000। जैसे ही आपने लोन दिया 9,000, अब यहां आएगा कि बैंक कभी भी कोई पैसा लोन कैश के फॉर्म में देगा? आंसर इज नो। बैंक विल नेवर गिव द लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ऑब्वियसली वो किस फॉर्म में देगा? नाउ बैंक विल, व्हाट हैपेंस, तो बैंक जब लोन देगा 9,000 रुपए का, ये किस तरह से होगा? एक अकाउंट ओपन किया जाएगा इन द नेम ऑफ द बोरोअर। increase our account balance. ओके, तो मैंने क्या बोला कि जो लोन होता है वो बोरोअर के नाम पे अकाउंट में खुला जाएगा, और उसके अकाउंट में क्रेडिट के फॉर्म में दिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इट विल नेवर बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड इन देयर अकाउंट। सो अकाउंट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ द बोरोअर एंड इट विल बी क्रेडिटेड।
स्टिल जैसे ही जितना लोन होगा उतना ही एक और डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा, उस डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट कितना हो जाएगा? 9,000 का हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अमाउंट इज नेवर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट? सो ड्यू टू व्हिच व्हाट हैपन, क्योंकि पूरे हम लोग ने अज्यूम्पशन लिया हुआ है कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है, सो स्टिल द बैंक कंटिन्यूज टू होल्ड, मतलब वापस आपका डिमांड डिपॉजिट जो है वो 9,000 का हो जाएगा, राइट? अब क्या होगा? बैंक के पास कैश कितना है? बैंक के पास आज भी जो कैश है वो 10,000 ही है, क्योंकि कैश कभी भी पैसा कभी भी कैश के फॉर्म में दिया ही नहीं है, राइट? तो जो भी लोन दिया है आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, ऑटोमेटिकली उसके डिपॉजिट में आ जाएगा, राइट? नाउ द टोटल डिपॉजिट बिकम्स 19,000. नाउ द टोटल डिपॉजिट become 19,000, and how much is your cash reserve you have is, how much cash reserve is required is only 1,900. 19,000 का आपके पास कैश है और आपको कैश रिजर्व कितना चाहिए? 19,000 का 10%, दैट इज 1,900. हाउ मच इज द टोटल कैश यू हैव? टोटल कैश मेरे पास अभी भी 10,000 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी कैश के फॉर्म में लोन दिया ही नहीं है। तो एक्सेस रिजर्व जो 8,100 है, इट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ लोन. सो नाउ द लोन विल बी 8,100 and the same will get have a deposit of 8,100. बैंक अगेन लोन देगा। अब कितना लोन देगा गाइस? अब गाइस लोन देगा वो 7290। कैसे आया 7290? सिंपल सी बात है, टोटल लोन जो है वो अब टोटल डिपॉजिट 27,100 हो चुका है, उसका कैश के फॉर्म में कितना रखना है? 2710। मेरे पास कैश अभी भी 10,000 है, तो मैं लोन कितना दे सकता हूँ? 7290 का। आई अज्यूम तुम्हें ये कैलकुलेशन आ चुका होगा। और ये प्रोसेस अब कब तक चलेगा? तो क्वेश्चन इज, अगेन ये डिपॉजिट के फॉर्म में हो जाएगा 7290. नाउ द क्वेश्चन इज, टिल कब तक ये प्रोसेस चलने वाला है? ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक आपका एक्सेस रिजर्व जो है वो जीरो नहीं हो जाता। और एक्सेस रिजर्व जीरो तभी होगा जितना आपका कैश रिजर्व है उतना ही आपको रिक्वायर्ड रिजर्व रखना पड़ेगा। ये जितना आपका कैश रिजर्व है उतना ही अगर आपका रिक्वायर्ड रिजर्व होगा, मतलब उतना ही आपको कैश के फॉर्म में पैसा रखना होगा, तो ही एक्सेस रिजर्व जीरो होगा। और रिक्वायर्ड रिजर्व को अगर जीरो होना है, एक्सेस रिजर्व को जीरो होना है, तो रिक्वायर्ड रिजर्व को कितना होना पड़ेगा? 10,000। अब 10,000 कैसे आएगा? आपने रिक्वायर्ड रिजर्व कैसे निकाला? सर टोटल डिपॉजिट का 10%। हम कब से निकाल रहे हैं? तो अब अगर रिक्वायर्ड रिजर्व 10,000 है तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा? टोटल डिपॉजिट आपका होगा 1,00,000। इसका मतलब क्या? कि जब आपका टोटल डिपॉजिट सभी को ऐड करके 1,00,000 हो जाएगा, तब आपको कैश के फॉर्म में कितना पैसा रखना पड़ेगा? 10,000। और उसके आगे आप लोन नहीं दे पाओगे, तो ये प्रोसेस चलेगा अप टू 1,00,000. नाउ द कंक्लूजन पार्ट कम्स। अब कंक्लूजन पास करते हैं। सो लिखना क्या है कि दिस विल कंटिन्यू टिल द एक्सेस रिजर्व गेट्स एग्जॉस्टेड, एंड द एक्सेस रिजर्व विल एग्जॉस्टेड ओनली व्हेन द टोटल डिपॉजिट बिकम्स 1,00,000. राइट? अब यहां मनी कितना क्रिएट हुआ? देखो, गवर्नमेंट ने सिर्फ 10,000 क्रिएट किया था, बाकी टोटल डिपॉजिट तो 1,00,000 है। टोटल डिपॉजिट 1,00,000 है, तो बाकी 90,000 जो मनी क्रिएट किया है वो किसने किया हुआ है? कमर्शियल बैंक ने। कमर्शियल बैंक ने किस फॉर्म में किया? डिमांड डिपॉजिट, राइट? एक बार फिर से कैलकुलेशन ले लेते हैं। किस तरह से किया था आपने? कैश रिजर्व मल्टीप्लाइड बाय 1/CRR, that is equals to total deposit. तुम्हारे सामने मैंने किया था। कैश रिजर्व मेरे पास कितना था? 10,000 into 1/10%, that is my cash reserve ratio, that will be equals to 1,00,000. ये प्रोसेस तब तक चलेगा। अब इससे हम दो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं और वो दो कंक्लूजन भी तुम्हें समझना होगा। फर्स्ट है कि आपकी इकोनॉमी में जितना आपके पास कैश रिजर्व होगा उतना ज्यादा आप मनी क्रिएशन कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 10,000 का कैश है तो आप 1,00,000 क्रिएट करते हो। अगर आपके पास 20,000 का कैश होता तो आप 2,00,000 का मनी क्रिएशन करते हैं। एंड सेकेंड, 1/CRR को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। कौन सा मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको? क्रेडिट मल्टीप्लायर, राइट? ऑब्वियसली इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? जितना CRR कम होगा उतना मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, उतना मनी क्रिएशन ज्यादा होगा, राइट? जितना CRR कम उतना मल्टीप्लायर ज्यादा, उतना मनी क्रिएशन ज्यादा। मतलब यहाँ CRR 10% है तो 1,00,000 हुआ। अगर CRR 4% होता तो मनी क्रिएशन कितना होता? 2,50,000, 25,00,000 होता, राइट? सो जितना CRR कम उतना मल्टीप्लायर ज्यादा, क्रेडिट मल्टीप्लायर ज्यादा उतना मनी क्रिएशन ज्यादा। ये हुआ कमर्शियल बैंक किस तरह से मनी क्रिएट करने का पूरा आंसर।
अब अगर मैं इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखूं, जब डाउट होता है कि सर एग्जाम में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले ये लिखना है, let us assume the primary deposit being 10,000, which is in the form of cash. ये आपने लिख दिया फर्स्ट। सेकंड, ना बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो प्राइमरी, अब सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, बैंक नीड्स टू होल्ड मिनिमम कैश रिजर्व, राइट, मिनिमम कैश रिजर्व उनको होल्ड करना पड़ेगा। सो लेट अस अज्यूम द सीआरआर बीइंग, let us assume the CRR being 10%. अब third, now bank can give loan to customer how much of 9,000। कैसे आया, तुम्हें ये निकालना है 10,000 माइनस, ऐसे ब्रैकेट में दिखा देना 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट, दैट विल बी इक्वल्स टू 9,000। नाउ जो 9,000 है वो गिव इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड अर्न इंटरेस्ट इनकम। अब फोर्थ पॉइंट ये लिखोगे, बैंक विल नेवर गिव लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश। बैंक कभी भी लोन जो है कैश के फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करेगा, दैट इज सो ऑब्वियस। सो व्हाट विल हैपन, an account will be opened in the name of borrower an account will be opened in the name of, and loan will be reflected as credit item। ना अब क्या हो गया, बैंक continue to hold the cash reserve of 10,000। 6 पॉइंट क्या लिखोगे, 6 पॉइंट ये लिखोगे कि now the total deposit being, कितना हुआ टोटल डिपॉजिट being 19,000। कैसे आया, 10,000 plus 9,000। So the cash, so the required reserve would be, required reserve कितना होगा, would be 1,900, and the bank can give loan amounting to 8,001। Now last point क्या लिखोगे, 7 point, this process will continue till the excess reserve is 0, and this will happen when the total deposit is how much, is 1 लाख। 1 लाख का जब आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब नेक्स्ट क्या लिखना है तुम्हें, अब ये लिखना है कंक्लूजन, जो 2 कंक्लूजन पॉइंट मैंने नहीं बताए थे, ये वाले 2 कंक्लूजन पॉइंट क्या था, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू कैश सीआरआर इनटू कैश रिजर्व इनटू 1/CRR, और इसके 2 कंक्लूजन तुम्हें लिखना है कि वो 2 कंक्लूजन क्या थे। वो ये हुए प्रोसेस के पॉइंट्स, और फिर तुम्हें टेबल बनाना है। कौन सा टेबल, ये वाला।
ये वाला टेबल बनाना है और ये सारे कंटेंट लिखने हैं, तो तुम्हारा कवर हो जाएगा पूरा 6 माह का किस तरह से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। अब जो बैंकिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बिकॉज ये दो ही चीजें इसमें, तो हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इसके एक एक इंडिविजुअल एग्जाम में आएगा और 100% पूछने के पूरे चांसेस है, क्योंकि क्योंकि अब बचा कुछ है ही नहीं। और तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में सबसे पहला फंक्शन क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि देखो, सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है, एक्सक्लूसिव राइट है टू इशू नोट्स। नोट्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी। इनका काम क्या है? ये करेंसी को मॉनिटर करना, तो इनके पास ही है करेंसी अथॉरिटी, राइट? इज ऑल्सो कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इनके पास ही सोल अथॉरिटी है कि नोट्स को जो इशू किया जाए, और किसी के पास नहीं होता। ये पहला फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन जो कमर्शियल बैंक का है वो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब किस तरह से ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है वो समझते हैं। देखो, सेंट्रल बैंक जो है वो 3 काम करता है। एज एन एजेंट काम करता है, एज अ बैंकर काम करता है गवर्नमेंट के लिए, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है। अब कैसे करता है, ध्यान से सुनना। एजेंट किस तरह से काम करता है? वो कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है वो गवर्नमेंट जो है वो इसके थ्रू करती है। जो भी कलेक्शन ऑफ मनी करना है वो इसके थ्रू करता है। जो भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है वो भी एजेंट की तरह ये कलेक्ट करता है। सेकेंड जो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, कैसे हुआ? ये इस तरह से बैंकर हुआ क्योंकि इनका जो भी अकाउंट्स है वो मेंटेन इनके पास होता है, राइट? इनका जो भी अकाउंट्स का डिपॉजिट का जो पैसा है वो ये जमा करते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी यही देते हैं। एंड फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या रेपो रेट रखना है, किस तरह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, ये भी एडवाइस गवर्नमेंट को आरबीआई देता है। थर्ड पॉइंट जो है, ये बैंकर्स बैंक है एंड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपरवाइजरी रोल। अब ये क्या होता है समझाता हूं। बैंकर्स बैंक का मतलब ये होता है कि जितने भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनको अभी कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी, उनको कभी लोन की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए आरबीआई ऑलवेज है उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। प्लस यहाँ चाहे तो वो अपना पैसा डिपॉजिट भी करा सकते हैं, इसलिए बैंकर्स के लिए बैंक है। और सुपरवाइजरी रोल क्या मतलब क्या है कि आरबीआई का काम है कि चेक करना कि क्या कमर्शियल बैंक ने सीआरआर एसएलआर जो मेंटेन करना था उन्होंने वो मेंटेन किया है कि नहीं, जितना पैसा कैश रिजर्व के फॉर्म में रखना था उन्होंने मेंटेन किया है कि नहीं, राइट? तो ये सभी जो चीजें हैं वो सभी कौन करता है? प्लस ऑल्सो बैंकर्स जो है उनका क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी करता है। फोर्थ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? ये बोलता है कि कमर्शियल बैंक कि इन केस कमर्शियल बैंक कभी भी कोई क्राइसिस पे आती है, इन केस कमर्शियल बैंक कोई भी क्राइसिस पे आती है इन अ सिचुएशन, then in that situation RBI will be the person who gonna provide them a loan and take out the bank from the crisis। तो क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए कमर्शियल बैंक हमेशा आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई लोन देती है इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट, बैंक रेट, राइट? So these are the form through which RBI provides money to take out the commercial bank out of the crisis। Fifth था custodian of foreign exchange। Okay, next is custodian of foreign exchange। Now what do you mean by custodian of foreign exchange? कि जो भी foreign exchange reserve है वो कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ही हैज द सोल अथॉरिटी टू मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड, मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग जो है वो तुम आगे सीखोगे जब तुम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ोगे। थ्रू मैनेज फ्लोटिंग वो फॉरेन एक्सचेंज को भी जो है कंट्रोल करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कभी ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, इसलिए मैनेज फ्लोटिंग के थ्रू वो कंट्रोल करते हैं, जहां वो सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करते हैं ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे। सिक्स पॉइंट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय क्लियरिंग हाउस फंक्शन।
क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके लिए काम आता है? इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। जब दो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट, तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उनमें जो दो बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसका जो नेट सेटलमेंट है वो कौन कराता है? कमर्शियल सेंट्रल बैंक। सो जो नेट सेटलमेंट है वो कौन करवाता है? सेंट्रल बैंक। सो इट परफॉर्म्स द क्लियरिंग हाउस फंक्शन, राइट। किस तरह से कहता है कि सपोज इफ बैंक ए नीड्स टू पे 15,000 टू बैंक बी and bank B needs to pay 20,000 to bank A, तो नेट सेटलमेंट पे आरबीआई बोलेगा कि बैंक बी को बैंक ए को पे करना है 5,000। दिस इज कॉल्ड नेट सेटलमेंट, जहां ट्रांजैक्शन को नेट सेटलमेंट बेसिस पे किया जाता है। और ये किस तरह से किया जाता है? थ्रू द अकाउंट। इनके दोनों के अकाउंट किसके पास रहेंगे? इन दोनों के जो अकाउंट्स है वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, और इनके बेसिस पे उनका ट्रांजैक्शन जो है वो नेट सेटलमेंट बेसिस पे होता है। तो बेसिकली ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए काम आता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल करता है, तुमने पढ़ा होगा पहले भी, रेपो रेट, बैंक रेट, फिर एसएलआर, सीआरआर, इन सब के थ्रू क्या करता है बैंक, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट को, राइट। क्यों कंट्रोल करता है? ताकि इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा है तो वो क्रेडिट को क्या कर देगा? कम कर देगा। और जब इन सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो क्रेडिट कंट्रोल जो है वो रिलीज कर देगा, मतलब चाहेगा कि क्रेडिट और ज्यादा बढ़े ताकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, और इसी के साथ बैंकिंग चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाता है।